हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट। ये फिल्म शुरू होती है न्यू ऑर्लिन्स के एक हॉस्पिटल से। समय चल रहा है अगस्त 2005 का। यहाँ कैरोलिन है जो कि अपनी मदर की देखरेख में लगी है। उसकी मदर डेजी डेथ बेड पर है, यानी बहुत जल्द वो मरने वाली हैं। इस एरिया में हरिकेन कटरीना आने वाला है। कैरोलिन इस समय बहुत इमोशनल है। उसे इस बात का दुख है कि उसकी मदर अब मरने को है। डेजी कैरोलिन को अपने पास बुलाती हैं और वो अपनी पुरानी कहानी बयां करना शुरू करती हैं। ये बात तब शुरू हुई थी जब 1918 का दौर चल रहा था। यहाँ पर एक ट्रेन का स्टेशन हुआ करता था। यहाँ की क्लॉक को बनाने का जिम्मा दिया गया मिस्टर गेट को। मिस्टर गेट उस समय अंधा था। उसने घड़ी तो बना दी, पर यह घड़ी सरप्राइजिंगली पीछे की तरफ चलती थी। सभी देखकर इसे हैरान हुए। प्रेजेंट में डेजी अपनी बेटी कार्लिन को बता रही है कि गेट ने कहा था कि उसने ये घड़ी जानबूझकर ऐसी बनाई है। वो कहता है कि उसने शहीदों को, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, उनके स्मृति में इसे बनाई है। उसके बेटे के भी इस वॉर में डेथ हो गई थी। इसके बाद डेजी कैरोलिन को यहाँ पढ़ी डायरी पढ़ने को कहती है। कैरोलिन इस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। ये डायरी दरअसल बेंजामिन बटन की है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब थॉमस बड़ा खुश था। कुछ समय के बाद उसके घर एक बेटा हुआ, पर यह बेटा पैदा होते ही बूढ़ा था, यानी उसका पूरा शरीर बूढ़े आदमी का था। इसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। थॉमस काफ़ी अपसेट था। वो इस बेटे को यहाँ से लेकर भाग गया। लोगों ने उसका पीछा किया, पर थॉमस इस बच्चे को लिए भागा। वो एक नर्सिंग होम के सामने पहुंचा। यहाँ की सीढ़ियों पर उसने इसे रख दिया। इस नर्सिंग होम से बाहर निकली केयर टेकर क्विनी। उसने इस बच्चे को देखा। अब वो इस बच्चे को रेस करना चाहती है। यहाँ का कुक मिस्टर वेदर शुरू में इससे इनकार करता है, पर क्विनी नहीं मानती। क्विनी ने ना सिर्फ उसे पाला बल्कि उसे एक नाम भी दिया, बेंजामिन। बेंजामिन हालांकि बूढ़ा है, पर अंदर उसके बच्चे वाली क्यूरियोसिटी है। जैसे जैसे समय गुजरता गया बेंजामिन अब चलने भी लगा। थोड़े टाइम के बाद उसने यहाँ के रेजिडेंट मिसेस मैपल से दोस्ती कर ली। मिसेस मैपल उसे पियानो बजाना सिखाती हैं। धीरे धीरे समय आ गया 1930 का। बेंजामिन अब थोड़ा सा यंग हो गया है, यानी वो उल्टी दिशा में उसकी एज जा रही है। थैंक्स गिविंग डे पर बेंजामिन यहाँ के एक 7 साल की लड़की डेजी से मिलता है। डेजी की ग्रैंड मदर दरअसल इस नर्सिंग होम में है। डेजी देखती है कि बेंजामिन बाकियों से काफ़ी अलग है। वो उसे अपने बेड के नीचे बुलाती है। यहाँ वो उसके साथ गेम खेल रही है। बेंजामिन उसे किस करने को जाता है कि तभी यहाँ पर क्वीनी ने आकर रोक दिया। यहाँ बेंजामिन और डेजी में एक स्पार्क सा महसूस हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है बेंजामिन अब कम बूढ़ा लगने लगा है। कुछ समय के बाद उसने जॉब शुरू की है एक टग बोट पर। यहाँ का कैप्टन है माइक क्लार्क। माइक क्लार्क ने उसे जॉब दे दी। बेंजामिन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इन सब में एक दिन थॉमस अचानक से बेंजामिन के सामने आ गया। थॉमस ने पहचान लिया कि ये उसी का बेटा है, पर उसे बताता नहीं है। कुछ समय के बाद डेजी की ग्रैंड मदर मर जाती हैं। डेजी काफ़ी उदास है और अब बेंजामिन भी यहाँ से जा रहा है। डेजी बेंजामिन को रोकना चाहती है। बेंजामिन कहता है कि वो अपने काम के सिलसिले में शिप पर रहेगा और इस तरह वो वर्ल्ड टूर करता रहेगा। डेजी कहती है कि तुम जहाँ भी जाना वहाँ से कुछ न कुछ मेरे लिए ज़रूर भेजना। बेंजामिन कहता है कि वो उसे पॉडकास्ट भेजता रहेगा। प्रेजेंट में कैरोलिन देख रही है कि इस डायरी में जगह जगह के पोस्टकार्ड्स पड़े हुए हैं, यानी बेंजामिन जहाँ जहाँ भी गया उसने अपने वादे के अनुसार डेजी को सारे पॉडकास्ट भेजे। डेजी ने भी बेंजामिन को खत लिखे और बताया कि उसने भी बैले कंपनी, जो कि न्यूयॉर्क में है, उसे ज्वाइन कर लिया है। जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजामिन अब यंग होता गया। उसकी मुलाकात हुई एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ यहाँ के ब्रिटिश ट्रेड मिनिस्टर की वाइफ है, पर वो अपने पति से मिल रहे संभोग से सुखी नहीं है। वो धीरे धीरे बेंजामिन को पसंद करने लगती है। बेंजामिन भी बातों बातों में उसे पसंद करने लगा और इसके बाद दोनों ने आपस में संभोग किया। बेंजामिन ने ये सारी बातें डायरी में मेंशन की है। प्रेजेंट में कैरोलिन अपनी मदर से पूछ रही है कि क्या आप इस कहानी को सुनने में इंटरेस्टेड भी हैं। डेजी कहती है कि रुको मत, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कहानी को सुनाते जाओ। डेजी के पास मुश्किल से 1 घंटे का समय है, इसके बाद उनकी जान निकल जाएगी। कैरोलिन इस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। बेंजामिन और एलिजाबेथ का अफेयर महीनों तक चला, पर अंत में एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड का डर था। इस तरह उसने बेंजामिन से अफेयर ख़त्म कर दिया। इन सब से बेंजामिन को काफ़ी हर्ट हुआ। बेंजामिन के लिए वो समय मुश्किल था, पर बाद में वो समय बीत गया। कहानी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पहुंच चुकी है। अमेरिका भी इस वॉर में एंटर हुआ है। शिप का कैप्टन माइक वॉलंटरीली इस वॉर में एंटर करता है, पर दुश्मन सैनिकों ने उसके शिप को तबाह कर दिया। यहाँ सारे मारे गए, सिर्फ बेंजामिन बचा। कुछ समय के बाद बेंजामिन वापस न्यू ऑर्लिन्स आता है क्वीनी से मिलने। क्वीनी बताती है कि मिस्टर वेदर अब मर चुका है।
यहाँ बेंजामिन की मुलाकात हुई है डेजी से। डेजी अब काफ़ी खूबसूरत और यंग हो चुकी है, जबकि बेंजामिन अभी भी यंग तो है पर उम्रदराज ही दिखता है। बचपन में जो डेजी बेंजामिन से प्यार करती थी वो प्यार आज भी है। वो बेंजामिन को अपना डांस दिखाती है और इसके बाद उसे निर्वस्त्र होने को कहती है। वो कहती है कि वो उसके साथ संभोग करना चाहती है। वो उसे बेड पर ले जा रही है पर बेंजामिन इससे इनकार कर देता है। डेजी को ये सब अच्छा नहीं लगा, वो गुस्से में यहाँ से चली गई। इन सब के बाद बेंजामिन थॉमस से मिला। थॉमस अब बीमार है। थॉमस बेंजामिन को बताता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। वो सारी कहानी उसे बयां कर देता है। इसके साथ ही उसने अपना सारा प्रॉपर्टी बेंजामिन के नाम पर कर दिया है। थॉमस की एक बटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसे कि उसने बेंजामिन को दे दिया है। इस तरह बेंजामिन को अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों के बाद बेंजामिन फिर से डेजी को मिलने जाता है। डेजी अब एक परफॉर्मर बन चुकी है। बेंजामिन जब उसे परफॉर्म करते देखता है तब काफ़ी आकर्षित होता है। परफॉर्मेंस के बाद वो डेजी के पास जाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर यहाँ उसे ये जानकर दुख हुआ है कि डेजी का अब बॉयफ्रेंड है, वो किसी डेविड नाम के शख्स के साथ है। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है और वापस आने लगता है। पीछे से डेजी आकर उसे रोकती है। वो कहती है कि मुझे अपने लाइफ में मूव ऑन करना था, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ बेंजामिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती भी हो। डेजी कहती है कि फ़िलहाल वो डेविड के साथ है और उसी के साथ रहना चाहती है। इस तरह इनकी कहानी यहीं पर रुक गई। डेजी का डांस करियर अच्छा चल रहा है पर कुछ समय में उसके साथ भी बुरा हो गया। पेरिस में एक एक्सीडेंट हुआ और उसके टांगों में बहुत बड़ी इंजरी हो गई। इस वजह से उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। बेंजामिन यहाँ हॉस्पिटल में उसे देखने आता है। अब वो काफ़ी यंग हो चुका है, काफ़ी स्मार्ट दिखता है। डेजी जब ये सब देखती है तब कहती है कि तुम तो काफ़ी हैंडसम हो गए हो, जबकि मैं अब अपाहिज सी लग रही हूँ। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा मुझे कभी मत मिलना। इस तरह बेंजामिन फिर से चला गया। इनकी कहानी फिर अधूरी ही रह गई। इन सब में कुछ साल और बीते। डेजी वापस न्यू ऑर्लिन्स आती है। वो यहाँ फिर से बेंजामिन को देखती है। डेजी की इंजरी अब ठीक हो चुकी है पर पैरों पर अभी भी जख्मों के निशान हैं। जबकि हम बेंजामिन को देखते हैं जो कि अब और भी यंग हो गया है। डेजी उससे मिलकर कहती है कि वो उससे अभी भी बहुत प्यार करती है और उसे काफ़ी पसंद करती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों निर्वस्त्र होकर आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। सालों से इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था पर कभी भी इनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। पर अब इनके सारी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये न्यू ऑर्लिन्स में ही रहेंगे। इन्होंने एक ही अपार्टमेंट में मूव इन कर लिया। ज़िंदगी अच्छी चल रही है। दोनों साथ में पेंटिंग करते हैं, घर को सजाते हैं और भविष्य के सपने देखते हैं। कोई टेंशन नहीं थी। अचानक से एक दिन डेजी बताती है कि अब वो प्रेग्नेंट है। उसे पूरी उम्मीद है कि उसे बेबी गर्ल ही होगी और उसका अंदाज़ा सही निकला। डेजी ने एक लड़की को जन्म दिया है। उसने इसे नाम दिया है कैरोलिन। प्रेजेंट में कैरोलिन ये सब जानकर शौक है कि बेंजामिन उसका फादर है। डेजी के कहने पर उस डायरी को फिर से पढ़ना शुरू करती है। बेंजामिन को अब लग रहा है कि वो अच्छा फादर नहीं बन सकता। धीरे धीरे वो और यंग होता जाएगा। कुछ समय में टीनेजर होगा और फिर बच्चा हो जाएगा। ऐसे में वो डेजी से कहता है कि तुम दो बच्चों को एक साथ रेस नहीं कर पाओगी, मुझे तुम दोनों को छोड़कर जाना होगा। डेजी ऐसा करने से उसे रोकती है पर अंत में बेंजामिन ने इन दोनों को छोड़ ही दिया। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इन दोनों के लिए छोड़े जा रहा है। डेजी उसे जाते हुए देखती है पर रोक नहीं पाती। बेंजामिन ने अपनी डायरी में लिखा है कि इन सब के बाद वो इंडिया आया। यहाँ उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उसने बनारस की घाटियों को देखा। यहाँ उसे सिंपल लाइफ मिल गई पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो और टीनेजर हो गया। जब वो टीनेजर हुआ तब वो वापस पहुँचा है डेजी के पास। डेजी जब उसे देखती है तब पहचान तो जाती है पर कहती है कि अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डेजी ने अब किसी और से शादी कर ली है और उसकी फैमिली ठीक चल रही है। बेंजामिन यहाँ अपनी बेटी को देखता है। कैरोलिन को नहीं मालूम कि ये उसका फादर है। दोनों की उम्र बिल्कुल बराबर है। बेंजामिन यहाँ से चला जाता है। रात को डेजी उसके होटल रूम में आती है। वो कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है पर वो जानती है कि अब वो उसके बेटे की उम्र का हो चुका है। इन सब के बाद दोनों यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर संभोग करते हैं। इस संभोग के बाद डेजी को रियलाइज़ हुआ है कि उसका हस्बैंड है और वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती। वो रात भर भी नहीं रुक पाई और आधी रात को ही बेंजामिन को छोड़कर जा रही है। कहानी अब 1990 में आ चुकी है। डेजी अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अचानक उसे कुछ सोशल वर्कर्स का फ़ोन आया और उसे पता चला कि बेंजामिन एक नर्सिंग होम में है। डेजी अपने बेंजामिन से मिलने पहुंची है। वो पाती है कि बेंजामिन अब 9-10 साल का हो गया है। उसकी हेल्थ ख़राब थी और उसकी वजह से उसे नर्सिंग होम लाना पड़ा।
यहाँ सोशल वर्कर्स बताते हैं कि बेंजामिन की डायरी में डेज़ी का नाम लिखा था, इसलिए उन्होंने डेज़ी को फ़ोन किया। पर वैसे बेंजामिन को डिमेंशिया है, यानी उससे बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं। अक्सर वो चीज़ें भूल जाया करता है, पर हाँ, वो पियानो अभी भी बजा लेता है। डेज़ी बेंजामिन के पास जाकर पूछती है कि क्या वो उसे याद कर पा रहा है। बेंजामिन कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सब देखकर डेज़ी काफ़ी इमोशनल होती है। अब उसने फैसला किया है कि वो ही अब बेंजामिन की देखरेख करेगी। वो उसे वापस अपने पास लाती है। साल दर साल बीतते गए। बेंजामिन अब एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा हो गया है। वो उसे अपने गोद में लेती है। एक दिन अचानक उसे गोद में लेते ही बेंजामिन ने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गया। बाद में दिखाया जाता है कि 2002 में उस स्टेशन की क्लॉक को चेंज कर दिया गया। अब वो घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। प्रेजेंट में कार्लिन काफ़ी इमोशनल है कि वो अपने टीनेज में अपने फादर से मिली थी, पर अपने फादर को पहचान नहीं पाई। कुछ ही लम्हों के बाद डेज़ी ने दम तोड़ दिया। इसी समय यहाँ पर हरिकेन आता है। ये सारा एरिया फ्लडेड हो गया। हमें उस घड़ी को दिखाया जाता है जो कि उल्टी चलती थी। वो घड़ी भी पानी में डूबे जा रही है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।